किसानों की मांगे तो हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको ये बात पता है कि किसानों की मांग क्या है। वो चाहते हैं कि एमएसपी को लीगलाइज करा जाए, यानी कानूनन तौर पे उसे मैंडेटरी बनाया जाए, जिससे भारत सरकार उनका पूरा प्रोड्यूस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने पे मजबूर हो जाए, यानी कि भारत सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन हो प्रोड्यूस को खरीदने का। लेकिन क्या एमएसपी किसानों की प्रॉब्लम को वाकई में खत्म कर सकती है? आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एजुकेटर मेंटर सांघी सर और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं करा है और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि किसी भी अपडेट को आप ना मिस कर पाएं। अब जो चीज हम प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। बहुत पुराने इतिहास में नहीं, हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, 1950s में जाना पड़ेगा देखने के लिए कि उस टाइम पे आर्थिक स्थिति किसानों की किस तरीके से थी, कितनी जनसंख्या किसानों की खेतीबाड़ी करती थी, कल्टीवेशन करती थी, हार्वेस्टिंग करती थी, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में, आय में, वो कितना था। तो आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं 1951 की, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 70% जनसंख्या, 70% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी और उसका कंट्रीब्यूशन 54% भारत की जीडीपी में था। तो 70% जनसंख्या 54% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती थी और ये सारे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड थे, देवर फार्मर्स। अब उसके बाद इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगर 2011 के सेंसस के अनुसार देखा जाए तो उसमें क्या हुआ कि ये जो जीडीपी का नंबर है ये 54% से 18% पे आ गया। 18% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर से आता है। और जो जनसंख्या है वो 70% से 55%, 55% पर पहुंच चुकी है। ये डेटा सरकार के अनुसार, गवर्नमेंट सोर्सेस के अनुसार जो है वो लिया गया है, जो कि इस टेबल से साबित हो सकता है। जो आप टेबल देख पा रहे हैं इसमें आप देखिए 1951 में, इन 1951 पॉपुलेशन 36 करोड़ थी और रूरल पॉपुलेशन 30 करोड़ थी। टोटल वर्कर्स तकरीबन 14 करोड़ थे, कल्टिवेटर्स 70 करोड़ थे, 70, ऑलमोस्ट 70 करोड़। एग्रीकल्चरल लेबरर्स 27 करोड़ थे। तो अगर आप देख के ये चले, सो इन दिस पर्टिकुलर केस 69.9 मिलियन, 7 करोड़, नॉट 70 करोड़, 7 करोड़, और ये 2 करोड़ 73 लाख, तकरीबन 10 करोड़ लोग जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज थे। ये पूरी जनसंख्या का, पूरी वर्किंग पॉपुलेशन का, जनसंख्या का नहीं, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का तकरीबन 70% था। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर इट टू, इसको कंपेयर करते हैं 2011 सेंसस के डेटा से, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो तकरीबन 48 करोड़ है, 48 करोड़, जिसमें से 12 करोड़ जो है वो कल्टीवेटर्स हैं और 14.5 करोड़ के आसपास एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है ये 70% से 55% पे आ चुकी है। अब क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी 12-13 साल पुराना है, तो हमने आपके लिए जो है अपडेटेड डेटा यूज किया है, जो कई सारे सोर्सेस से लिया गया है, क्योंकि भारत सरकार ने 2021 का सेंसस रिलीज नहीं करा, कोविड के चलते नहीं करा या कोई और वजह रही होगी। पॉइंट ये है, हर 10 साल में जो सेंसस आया करता था वो सेंसस 2021 में नहीं आया। तो इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स के अनुसार, और प्लस जो चीज भारत सरकार द्वारा अलग अलग सर्वेज में दी जाती है, एक कॉमन सर्वे है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके जरिए यह चीज पता लगती है कि 45%, 45.76% जो वर्कफोर्स है वो इस वक्त प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज्ड है। ये 2022-23 का डेटा है और 2022-23 का लेटेस्ट डेटा है, क्योंकि 23-24 अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हम ये सेफली मान सकते हैं तकरीबन 46% लोग खेतीबाड़ी में इस वक्त इन्वॉल्व हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो तकरीबन 15% है। ये अपडेटेड डेटा है 2022-23 का, जो कि ऑथेंटिक सोर्स यानी कि न्यूज़पेपर से आता है। गवर्नमेंट के डेटा में कोई भी ऑफिशियल सोर्स इस तरीके का स्टेटेड नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है या कितनी पॉपुलेशन जो है वो एग्जैक्टली इसमें एंगेज्ड है। अब इस चीज को अगर हम प्रूफ करें तो ये देखिए प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम है कल्टीवेशन में डिक्लाइन होने की।
अब यहाँ पे जब प्राइमरी सेक्टर की बात होती है, खेतीबाड़ी की बात होती है, तो इसको हम दो लोगों में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स यानी कि जो लोग जमीन को ओन करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड ओन करते हैं। और जो दूसरे लोग हैं उनको कहा जाता है लेबरर्स, जो कि दूसरों के खेतों में काम करते हैं यानी नौकरी करते हैं, उनके पास अपना अपना खेत नहीं होता। तो एग्रीकल्चरल कल्टिवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, इनकी क्या स्थिति है आज की डेट में आपको ये बताते हैं। राइजिंग ऑफ फार्म लेबरर्स एंड डिक्लाइन ऑफ कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स कम होते जा रहे हैं, जिनके पास जमीन है। अ पर्सन हु हैज इफेक्टिव सुपरविजन फॉर फार्मिंग इज कॉल्ड कल्टिवेटर। इनकी संख्या कम हो गई है। अ पर्सन हु वर्क्स ऑन अनदर पर्सनस लैंड, जो दूसरे की जमीन पे काम करता है यानी लेबरर होता है, उसको एग्रीकल्चरल लेबरर कहा जाता है, जो कि वेजेस, तनख्वाह पे काम करता है। तो लेबरर्स की संख्या ज्यादा हो गई है, कल्टिवेटर्स की कम हो गई है। अगर इसको देखें, कल्टिवेटर्स हैव फॉलन फ्रॉम 72% टू 45%, 45% पे आ गए हैं। और लेबरर्स जो है वो 28% से 55% पर जा चुके हैं। ये चेंज भी 1951 से 2011 तक देखा गया है। और अगर आप 2024 तक लगाएंगे तो ये चेंज और ज्यादा आ गया होगा। इसको भी अगर हम देखें तो ये प्रॉपर आप ये देख सकते हैं, ये भी सपोर्टेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा। अभी आपको डेटा भी दिखाएंगे। तीसरी चीज है लैंड होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के पास कितनी जमीन है। अब यहां पर स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि तकरीबन 90%, 90% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, 2 हेक्टेयर से लेस। 2 हेक्टेयर्स वैसे तो बहुत बड़ी जमीन होती है, तकरीबन 1 हेक्टेयर जो है 2 एकड़ से ज्यादा होता है। तो 2 हेक्टेयर जो है तकरीबन 5 एकड़ की जमीन हो गई, 4.5-5 एकड़ की जमीन हो गई। लेकिन 90% अगर फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो उनके पास आप ये मान के चले कि उसमें 500 स्क्वायर मीटर वाले भी किसान आएंगे, 1000 स्क्वायर मीटर वाले भी आएंगे, 5000 वाले भी आएंगे, 10,000 वाले भी आएंगे, इस तरीके से आते रहेंगे। तो बहुत छोटे 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 किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है, 100 मीटर की जमीन है, 500 मीटर की जमीन है, 1000 मीटर की जमीन है, ऐसे करोड़ों किसान हैं। तो 90% फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। तो ऑटोमेटिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, ऑलमोस्ट पूरी ही हो गई। 88% हैव अ लैंड होल्डिंग ऑफ लेस देन 2 हेक्टेयर्स। इसमें से भी 70% जो है उनके पास 1 हेक्टेयर से कम है। तभी ये सारे कल्टिवेटर लेबरर्स बनते जा रहे हैं। 2015 में रमेश चंद की स्टडी के अनुसार अ प्लॉट स्मॉलर देन 0.63 हेक्टेयर नॉट सफिशिएंट इनकम टू स्टे अबव द पॉवर्टी लाइन। अगर आपके पास इतना बड़ा प्लॉट है 0.63 हेक्टेयर का, तो 60% है, 6000 मीटर का प्लॉट हुआ। तो आप ये मान के चले कि ये लोग जो है ये मार्जिनल, ये पॉवर्टी लाइन पे ही रहते हैं, दे स्टे इन पॉवर्टी लाइन। तो इस चीज को इस डेटा से सपोर्ट करा गया है, सरकारी डेटा है, कि आप ये देख सकते हैं यहां पे लैंड का साइज लिखा हुआ है 0.01 टू 0.4 हेक्टेयर्स। इसमें कितने हाउस होल्ड्स आते हैं, इसमें आते हैं 318 लाख, यानी कि 3 करोड़ 18 लाख हाउस होल्ड्स, जो कि 34% है। 0.41 टू 1 हेक्टेयर, इसमें कितने हाउस होल्ड्स आते हैं, 3 करोड़ 31 लाख। और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में कितने हाउस होल्ड्स आते हैं, 1 करोड़ 64 लाख। तो ये टोटल मिला के तकरीबन 8 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड्स हैं, जो कि 2 हेक्टेयर से कम में आते हैं। अब ये हाउस होल्ड्स हैं। अब इन हाउस होल्ड्स में एक फैमिली की में अगर आप 4 मेंबर भी माने तो 32 करोड़ लोग हो जाते हैं, जो कि इसमें कवर्ड है। अब आप देख सकते हैं इनकी आप रियलिटी देखिए। ये जो किसान है, इसमें से तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख में से 1 करोड़ 30 लाख किसान इंडेटेड है, मतलब ये उधार में है। यहां पर भी 1 करोड़ 60 लाख है, यहां पे 95 लाख है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज जो है ये किसानों के फेवर में नहीं जा रही है। इट इज नॉट गोइंग इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से अब देखिए एमएसपी तो आज भी है, एमएसपी तो है, और इसमें से बहुत सारे किसान वीट और राइस उगाते होंगे जिनको सरकार खरीदती होगी। तो अगर एमएसपी का प्राइस इन किसानों को मिलता है, फिर भी किसान जो है इतनी भारी संख्या में इंडेटेड क्यों है। यही हमारा अगला वो है, लो इनकम्स एंड हाई डेट, कि इनकम या आमदनी आपकी कम है लेकिन उधार आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कितने किसान हैं, इसको हमने स्टेट वाइज आप लोगों के लिए अलग अलग स्टेट्स में ये चीज हमने इंक्लूड करी है। जो किसानों की पूरे भारत में एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम चली आ रही है पूरे भारत में, उस एवरेज इनकम को ले लिया जाए
तो आंध्रा और तेलंगाना के जो किसान हैं वो भी भारत की एवरेज इनकम के अनुसार किसान उतना ही कमाते हैं, had a very high proportion of farm households that were indebted। लेकिन उस एवरेज इनकम के लिए भी, या एवरेज इनकम को मद्देनजर रखते हुए भी, इनके ऊपर उधार बहुत ज्यादा है। In some states such as West Bengal, Odisha were poorly placed at both parameters। ये भी poorly placed थे। पैरामीटर्स कौन से हैं? जो एवरेज इनकम है इंडिया की एवरेज के अनुसार, ये भी यहाँ पे जो है बीपीएल किसान आते हैं। एज ऑफ 2019 एवरेज मंथली इनकम पर हाउसहोल्ड, एक हाउसहोल्ड की जो महीने की आमदनी आ रही है वो तकरीबन 10,218 रुपए आ रही है। एंड 50% ऑफ ऑल फार्म हाउसहोल्ड्स वर इंडेटेड। आधे फार्म हाउसहोल्ड जो है वो इंडेटेड है। अब वो आधे फार्म हाउसहोल्ड्स आज की डेट में इंडेटेड है, मतलब इनके ऊपर उधार है, और ये कैसे उधार चुकाएंगे, ऑब्वियसली इनको ये चीज नहीं पता। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की स्थिति देखें, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड जो है 94612, यहाँ पे 94,602 हाउसहोल्ड्स हैं, जिसमें से एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स जो है तकरीबन 32,000 है, जो कि एक तिहाई होता है, वन थर्ड हाउसहोल्ड्स एग्रीकल्चर के हैं। उसमें से आप ये देखें कि 32,000 में से 29,000 एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लोन है। 93.2 जो है इंडेटेड है। इंडेटेड मतलब ये उधार ओ करते हैं। तो आप सोच के देखिए कितने मैसिव हाउसहोल्ड्स हैं जिनके ऊपर उधार है। यही सेम से झारखंड का अगर आप हाल देखें तो ऐसा ही है। आप ये देख सकते हैं 32% किसान, 32% जो है फार्म हाउसहोल्ड जो है वो इंडेटेड है। मध्य प्रदेश का हाल 67% किसान इंडेटेड है। उसी तरीके से तेलंगाना में 92% इंडेटेड है। ये पूरा का पूरा चार्ट जो है यहाँ पे दिया है। ये चार्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो नीचे दिया हुआ मेरा टेलीग्राम हैंडल है उस लिंक पे जाके आप चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम हैंडल पे दी होगी, तो टेलीग्राम हैंडल पे जरूर जुड़े मेरे साथ। ट्रेड अगेंस्ट द फार्मर्स, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमें कैसे पता चलता है कि किसान वर्स ऑफ है, मतलब एक खराब स्थिति में है, या बेटर ऑफ है, एक अच्छी स्थिति में है? तो ये एक रेशो से पता लगता है कि कितना किसान की लागत है, किसान की लागत कितनी है, यानी कि इनपुट कॉस्ट कितनी है। जो भी इनपुट्स किसान ने खरीदे हैं उनमें कितना पैसा डाला है, और उस इनपुट के जरिए जो किसान ने उगाया है उससे उसने कितना पैसा कमाया है। देखिए रेशो, टर्म्स ऑफ ट्रेड, रेशो बिटवीन इनपुट प्राइसेस पेड बाय द फार्मर्स, जो फार्मर्स द्वारा इनपुट प्राइसेस पे करे हैं, प्राइसेस रिसीव्ड बाय द फार्मर्स फॉर देयर आउटपुट, जो उन्होंने आउटपुट दिया है उसका प्राइस उनको मिला है। अब अगर ये रेशो 100 से कम है, लेस देन 100 है, इसका मतलब किसान की स्थिति खराब है। इफ दिस इज लेस देन 100 इट मीन फार्मर्स आर वर्स ऑफ, और अगर ज्यादा है तो फार्मर्स जो है वो ठीक स्थिति में है। अब कमाल की बात यह है, आपको अगर रेशो बताया जाए, इस टेबल को देखिएगा, आपको इस टेबल के जरिए बताते हैं। यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस रेशो। 2004-5 जो ये वाला साल था, इसमें ये रेशो था 87.78, यानी कि किसान खराब स्थिति में थे। 100 से कम ये रेशो था। 100 रुपए की इनपुट पे 87 रुपीज कमा रहे थे वो, 100 रुपीज पे 87 कमा रहे हैं, तो नुकसान है। 2010-11 में आप ये देखिए 102.95, 103 रुपीज, 100 रुपए पे 103 रुपए कमा रहे थे, यानी कि सिर्फ 3% इनका मार्जिन था। और अगर आप 2021-22, 2021-22 में देखें तो किसान आज भी 97 रुपीज ही कमा रहे हैं, 100 रुपीज पे 97 कमा रहे हैं। तो ये स्थिति कैसे बेटर है? हाउ इज दिस सिचुएशन गुड? दिस सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द फार्मर। तो जो चीज आप देख पा रहे हैं वो ये है कि भाई किसान जो है एमएसपी होने के बावजूद आज की डेट में ऐसी स्थिति में नहीं है जहां पे वो प्रॉफिटेबली कमा पा रहे हैं, और ऐसे मेजॉरिटी किसान है। तो लेस सपोर्ट टू इंडियन फार्मर्स, क्या ये सच्चाई है? Often it is claimed that Indian farmers are already receiving too much financial support, कि फार्मर जो है एग्रीकल्चर पे भी कवर्ड है, बीमा इंश्योरेंस पे भी कवर्ड है, पानी पे भी कवर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी कवर्ड है, सीड्स, फर्टिलाइजर्स सब पे कवर्ड है, एमएसपी पे भी कवर्ड है। बट डेटा डजंट बैक दिस नोशन। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या कहता है? इट कलेक्ट्स डेटा ऑन प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन, कि प्रोड्यूसर्स जो है फार्मर्स उसको प्रोटेक्ट किया जाए। A value of 1.1 suggests the farmers overall received prices that were 10% above international market levels. 1.1 का मतलब है अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको 10% हायर मिला है, which shows India stands last among the countries compared by OECD on producer protection, क्योंकि इंडिया में 1.1 तो है ही नहीं, कभी नहीं हुआ। 102% हुआ और 97 पे गिर गया, 87 पे गिर गया, ये सिचुएशन है। तो आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन में 1.03, 1.14 इस तरीके से चला आ रहा है। तो उसमें इंडिया जो है वो 0.73 पे आ रहा है, तो ये 1 से बहुत कम है, 0.73। और आप देख सकते हैं बाकी देशों में, अगर आप इसको देखें,
यूनाइटेड स्टेट्स 1.01 पे है, यूरोपियन यूनियन 1.03 पे है, और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो है 1.14 पे है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है कम या ज़्यादा कमाते हैं। अब क्लेम ये किया जा रहा है एमएसपी के जरिए दैट अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट हैज बीन गिवन टू फार्मर्स, जो कि एमएसपी हाइक के जरिए किसानों को दिया गया है और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट सरकार ने किया है, जो कि किया है। लेकिन किसान की स्थिति तो आज तक ठीक नहीं हुई है। इट इज नॉट, फार्मर्स आर नॉट बेटर ऑफ। हाँ, पहले से हो सकता है थोड़ा बेहतर हो, लेकिन उतने ठीक उस स्थिति पे अभी तक किसान, मेजॉरिटी किसान नहीं आ पाए हैं। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी किसान हैं उनको एमएसपी के लीगलाइज होने से या जो उनकी डिमांड्स है उसके जरिए क्या किसानों को वाकई में कोई फर्क पड़ेगा? विल एमएसपी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स इज द बिग क्वेश्चन. द फैक्ट इज दैट मेनी फार्म्स आर टू स्मॉल टू इवन कीप अ फैमिली आउट ऑफ पॉवर्टी. अगर एमएसपी मिल भी जाए तो भी आप गरीब ही रहोगे. There is a relatively little support from the government either through direct income transfers or provisioning of facilities such as warehouses. डायरेक्ट सपोर्ट गवर्नमेंट ने बिल्कुल दिया है, किसानों को दिया है पीएम किसान स्कीम के द्वारा. वेयर हाउसेस में जितना सरकार कर सकती है उतना कर रही है. रेजिंग एमएसपीज अलोन मे नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. ये सबसे बड़ी चीज है कि एमएसपीज के ही जरिए क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी. आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. डज जो भी हमने डिस्कशन करा है इस पूरे के पूरे चर्चे को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या एमएसपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं? राइट इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपवोट करिए, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम एल्गोरिदम में हमारे वीडियो ज्यादा रैंक कर सके. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾರೀಗ?